हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर साइट। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक वीडियो सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसमें कि हम वो सभी इकोनॉमिक्स के वो सभी क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि यूपीएससी ने अभी तक इसके सभी एग्ज़ाम्स में पूछे हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम हो या फिर एनडीए या सीडीएस का एग्ज़ाम हो। तो ये इस वीडियो सीरीज़ का पार्ट 3 है। पार्ट 1 और 2 में हमने 2020 में जो कि क्वेश्चंस पूछे थे सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के एग्ज़ाम में, उनको कवर किया था। और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 2019 में जो क्वेश्चंस पूछे हैं यूपीएससी ने उनको। देखिए टोटल 125 क्वेश्चंस थे, उनमें से टोटल 125 क्वेश्चंस थे और उनमें से 11 क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन यूपीएससी ने क्या पूछा था। ये सभी क्वेश्चन सेट ए के अकॉर्डिंग दिए गए हैं, इनके नंबरिंग। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स इन अ प्रोडक्शन फंक्शन व्हेन मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर आर यूज्ड होल्डिंग द क्वांटिटीज ऑफ अ फिक्स्ड फैक्टर कांस्टेंट, अ पॉइंट इज रीच्ड बियॉन्ड विच, और नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो ये टर्म यूज़ की गई है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ये क्या होती है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, वेरिएबल फैक्टर और फिक्स्ड फैक्टर क्या होता है। तो देखिए कोई भी फर्म अगर प्रोडक्शन करती है तो उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लाभ कमाना। तो इसके लिए वो फर्म क्या करेंगी, तो उन्हें कुछ ना कुछ इनपुट लगाना पड़ेगा। जैसे कि अगर वो कपड़ा बनाना चाहती है तो उन्हें रॉ मटेरियल लगाना होगा, मशीनरी यूज़ करनी होगी, लेबर का यूज़ करना होगा, तभी तो आउटपुट निकलेगा। तो हम ये देखेंगे कि अगर कोई कंपनी आउटपुट लेना चाहती है, मतलब प्रोडक्शन करना चाहती है, तो उसे इनपुट लगाना पड़ेगा और उस इनपुट में वो लैंड, लेबर, मशीनरी ऐसे रिसोर्सेज यूज़ करेगी, तभी आउटपुट निकलेगा, तभी प्रोडक्शन होगा। तो ये प्रोसेस जिसमें जो इनपुट्स हैं उनको आउटपुट में कन्वर्ट किया जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोडक्शन। और उस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोडक्शन। और इस प्रोसेस का रिलेशनशिप, मतलब इस इनपुट और आउटपुट, इनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसकी स्टडी करना, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है। देन है वेरिएबल फैक्टर्स और फिक्स्ड फैक्टर। जैसे कि हमने लैंड यूज़ करी, मशीनरी यूज़ करी, वो हो जाएंगे फिक्स्ड फैक्टर, जो कि एक कंपनी अगर ख़रीद लेती है तो उसको कई साल तक ख़रीदने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। और वेरिएबल फैक्टर वो होते हैं जो वो टाइम टू टाइम साल में, एक साल के अंदर कई बार उसमें कमी या फिर वृद्धि करती रहती है, जैसे कि लेबर, वो एक वेरिएबल फैक्टर हो जाएगा। देन क्वेश्चन में पूछा, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का मतलब है आउटपुट, प्रोडक्शन, जो ये प्रोडक्शन होता है वो ये वही रिटर्न है। डिमिनिशिंग का मतलब है कम होना। ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक प्रोडक्शन फंक्शन जिसमें कि अगर हम वेरिएबल फैक्टर को मोर एंड मोर यूनिट्स उसके यूज़ करें और जो फिक्स्ड फैक्टर है उसको कांस्टेंट रखें। मान लीजिए कि एक फर्म, तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं एग्रीकल्चर लैंड का। ठीक है। मान लीजिए कि ये 2 हेक्टेयर लैंड है जो कि हमारा फिक्स्ड फैक्टर है, और इस 2 हेक्टेयर लैंड पे गेहूं की कटाई करनी है, और इसके लिए मान लीजिए 2 लेबर लगा दी गई। और अगर हम फिक्स्ड फैक्टर को कांस्टेंट रखते हुए और वेरिएबल फैक्टर मींस लेबर में वृद्धि करते हैं, मान लीजिए हमने 4 लेबर यूज़ कर लिए, तो मान लीजिए 4 लेबर लगा दिए इन फसलों की कटाई के लिए, तो क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ेगा। सबसे पहले अगर हम इनमें वृद्धि करेंगे वेरिएबल फैक्टर में तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। देन उसके बाद फिर इसको फिक्स्ड फैक्टर्स जो है उसको हम कांस्टेंट रखेंगे, उतना ही रखेंगे। 2 हेक्टेयर ज़मीन 2 हेक्टेयर ही रहेगी, लेकिन लेबर जो है इसकी गेहूँ की फसल की कटाई के लिए उसमें हम वृद्धि कर रहे हैं। और अब मान लीजिए 6 लेबर लगा दी, फिर इसी तरीके से बढ़ाते गए और फिक्स्ड फैक्टर को कांस्टेंट रखते रहे। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक लेवल ऐसा आएगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर वेरिएबल फैक्टर को यूज़ करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लेबर लगाते जाएंगे और फिक्स्ड फैक्टर कांस्टेंट ही रहेगा, तो एक टाइम के बाद जो प्रोडक्शन है, जो आउटपुट है, वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर था सी,
मार्जिनल प्रोडक्ट विल डिमिनिश। अभी मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्ट होता है कि टोटल प्रोडक्शन में अंतर। देखिए यहाँ पे जितना टोटल प्रोडक्शन हुआ और दूसरी बार जब हमने लेबर में वृद्धि करी तो तब जितना प्रोडक्शन हुआ, इसमें जो चेंज हुआ उसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा? कम होना शुरू हो जाएगा। तो यही कहता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। So law of diminishing returns, it explains that when more and more units of a variable input, means labor, are employed on a given quantity of fixed inputs, मतलब क्या हमने मान के चला land, the marginal product, जो जितना भी ये हम यहाँ पे कर रहे थे इसमें अंतर टोटल प्रोडक्ट में, इनिशियली इंक्रीज, वो शुरू में क्या होगा? वो बढ़ेगा। देखो हमने यहाँ पे लेबर को डबल किया तो हो सकता है कि कई गुना उत्पादन बढ़ गया हो एकदम से, फिर उसके बाद क्या होगा? बट इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये प्रोडक्शन कम होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका रीज़न क्या हो सकता है? इसका रीज़न होगा कि जो रिसोर्सेज हैं उसका एफिशिएंट यूज़ हो जाएगा। मतलब क्या है कि अगर 2 हेक्टेयर लैंड है और उस पर अगर हम 6 लेबर लगाएंगे तो वो काम को एफिशिएंटली कर पाते हैं। इससे ज़्यादा अगर लेबर हम लगाएंगे, मान लीजिए हमने 8 लेबर लगाई, तो उससे क्या होगा कि 2 लेबर ऐसे ही खाली बैठी रहेंगी, क्योंकि 6 लेबर अगर लगाते हैं तो एफिशिएंटली सारा काम हो जाता है। जो लैंड का जो रिसोर्सेज है वो एफिशिएंटली यूज हो जाता है। उससे ज़्यादा हम लगाएंगे तो ये खाली बैठे रहेंगे, तो क्या होगा? कॉस्ट ही बढ़ेगी, से लागत ही बढ़ेगी। तो क्या होगा कि जो कमाई है वो अपने आप कम होगी, कम होने स्टार्ट हो जाएगी। तो यही कहता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। तो देखिए इसमें यही दिया गया है इस टेबल में। इनिशियल स्टेज में क्या होगा? टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होगा रैपिडली। इट इज़ बिकॉज द फिक्स्ड फैक्टर एज्यूम एग्रीकल्चरल लैंड, जैसा कि हमने इस एग्जाम्पल में माना, इज़ नॉट फुली यूटिलाइज्ड, वो अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पा रही थी। क्यों? क्योंकि 2 लेबर थे, वो हम कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि वो सारा दिन ना निपटा पाएँ 2 हेक्टेयर की ज़मीन पर कटाई ना कर पाएँ गेहूँ की। तो नॉट फुली यूटिलाइज्ड विद द यूज ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। सेकेंड स्टेज में क्या होगा? टोटल प्रोडक्शन विल इंक्रीज एट अ स्लो पेस। टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज तो होगा लेकिन एक कम दर से। यहाँ पे क्या हो गया था? रैपिडली, बहुत 2 गुना या फिर 4 गुना भी मान लीजिए इसमें इंक्रीज हो गया होगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 गुना इंक्रीज हो गया होगा प्रोडक्शन में। सो हेयर फिक्स्ड फैक्टर इज यूटिलाइज्ड मोर एफिशिएंटली। देन आफ्टर अ पॉइंट टोटल प्रोडक्शन इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग बिगिंस टू फॉल। हमने रीज़न समझ लिया क्यों? क्योंकि जो फिक्स्ड फैक्टर है, जो लैंड है, वो ऑलरेडी फुली यूटिलाइज्ड होगी 6 लेबर में ही, तो इससे ज़्यादा लगाएंगे तो कॉस्ट ही बढ़ेगी, तो इसलिए कमाई कम होगी। तो यही कहता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए, द एवरेज रेवेन्यू and marginal revenue curves of a perfectly competitive firm are perfectly elastic. The marginal revenue curve of the monopoly firm is above its average revenue curve. In the long run, a competitive firm earns only normal profits. In equilibrium, the marginal cost curve of the monopoly firm may be rising, falling or constant. इनमें से कौन सा सही नहीं है इसको हम देखेंगे। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। और ये क्यों है? चलिए इसको एक करके हम स्टडी करते हैं। देखिए पहला ऑप्शन था द एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स ऑफ अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म। यहाँ पे एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म की बात करी गई है। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म वो फर्म होती है जिसमें कि बहुत सारे सेलर्स और बायर्स होते हैं, और जो सेलर्स होता है उनका प्राइस पे कोई कंट्रोल नहीं होता है, और मार्केट प्राइस के हिसाब से वो लोग अपना सामान बेचते हैं, और जो कि डिमांड और सप्लाई के हिसाब से बनता है। तो ठीक है, तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म में क्या होता है? जो प्रोडक्ट हैं वो आपस में सब्सटीट्यूट नहीं होते हैं, वो मिलते जुलते सभी के एक जैसे प्रोडक्ट होते हैं। तो ज़्यादा इसमें परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म में सभी फर्में वही प्राइस, उसी प्राइस पे चीज़ों को बेचते हैं जो कि मार्केट में होता है। ठीक है, तो ये फर्म प्राइस टेकर्स होती हैं। तो देखिए द एमआर, यहाँ पे एक चीज़ यूज़ की गई है, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, इनके कर्व के बारे में। मार्जिनल रेवेन्यू हमने ऊपर देख लिया। तो जो एमआर कर्व है
मार्जिनल रेवेन्यू कर्व वो रिफ्लेक्ट करता है डिग्री ऑफ मार्केट कंट्रोल को हेल्ड बाय ए फर्म। देखिए जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि डिग्री ऑफ मार्केट कंट्रोल एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म में बिल्कुल भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सभी के प्रोडक्ट्स सेम हैं, सभी सेलर्स के प्रोडक्ट सेम हैं और वो वही प्राइस पे चीज़ों को बेच सकते हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल होता है, जो मार्केट की डिमांड और सप्लाई के हिसाब से तय होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है फर्म का, एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म का। ठीक है, तो इसीलिए यही रीज़न है कि इसमें एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व क्या होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। अब ये परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या है? परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन डिमांड इज इनफाइनाइट एट द प्रीवेलिंग प्राइस। इट इज़ अ सिचुएशन where the slightest rise in price causes the quantity demanded of the commodity to fall to zero। मतलब कि देखिए जिससे कि ये परफेक्टली कॉम्पिटिटिव में फर्म में काम करने वाला पहला सेलर है, ये दूसरा सेलर है। और हमें पता है कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म में सभी जो चीज़ें होती हैं, जो गुड्स बिकते हैं वो सभी सेम होते हैं। हालांकि ये नॉर्मल लाइफ में ऐसा नहीं, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म नहीं पाई जाती, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पाई जाती है। लेकिन हम मान के चलते हैं, मान लीजिए वीट की कोई एक गेहूं की कोई किस्म है और वो सभी एक देश में वही है सिर्फ, और सभी लोग उसी को परचेज़ करते हैं। ठीक है, और सभी सेलर्स के पास 3 सेलर्स हैं और सभी सेलर्स के पास वो अवेलेबल है और प्राइस मार्केट के हिसाब से तय है। मान लीजिए ₹100 तय है और अगर कोई भी सेलर किसी ग्राहक को सामान 105 रुपये में बेचना चाहेगा तो सेलर बायर को पता है कि इसका मार्केट में प्राइस 100 रुपये है, तो वो इस सेलर के पास से ना परचेज करके दूसरे सेलर के पास चला जाएगा। ठीक है, तो यही है कि अगर तो ये परफेक्टली इलास्टिक जो है वो यही बात बता रहा है कि अगर कोई भी एक सेलर, कोई भी एक फर्म ज़्यादा प्राइस अगर ज़्यादा प्राइस लेना चाहेगी किसी कस्टमर से, तो वो क्या होगा, वो मूवेबल हैं, वो दूसरे सेलर से खरीद लेंगे। तो थोड़ा सा भी स्लाइटेस्ट राइज इन प्राइस, थोड़ा सा भी अगर राइज होता है प्राइस में, तो वो डिमांड है उस सेलर के पास से वो 0 तक भी जा सकती है। तो इसीलिए एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म जो होती है उसका एवरेज रेवेन्यू कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व हॉरिजॉन्टल लाइन होता है और ये परफेक्टली इलास्टिक होता है। इस तरीके से ये बनता है। ठीक है, देखिए हम इसको एक डायग्राम की हेल्प से भी समझ सकते हैं। इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन एवरी फर्म सेल्स इट्स आउटपुट at a given price and can sell as much as it likes at this price. Hence, the firm's average and marginal revenue become constant and equal. हमने ये पढ़ लिया सारा। The corresponding AR and MR means AR जो average revenue है और marginal revenue वो दोनों same है, so is one and the same and horizontal to the x-axis. Thus, in perfect competition, marginal revenue is equal to average revenue. और जो एवरेज रेवेन्यू है वही प्राइस भी होता है। तो देख लीजिए ये परफेक्ट कंपटीशन है, तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल होता है AR और MR कर्व, और इस पे दोनों ही बराबर होते हैं और ये प्राइस सेम रहेगा, चाहे वो कितनी भी क्वांटिटी खरीदे कोई भी ग्राहक, चाहे वो क्या 1 खरीदे, क्या 2, क्या 4, इनफाइनाइट तक ये प्राइस सेम रहेगा, इतना ही। अगर कोई फर्म थोड़ा सा भी कोई एक फर्म अगर थोड़ा सा भी प्राइस को हाइक करना चाहेगी तो 0 तक उसकी डिमांड पहुंच जाएगी, उसके प्रोडक्ट्स की डिमांड 0 तक पहुंच जाएगी, बायर्स दूसरे सेलर के पास चले जाएंगे। तो ये था परफेक्ट कंपटीशन के बारे में, जिसमें जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है वो परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। देन ऑप्शन बी में क्या था? ऑप्शन बी में था द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व का पता चल गया ऑफ द मोनोपोली फर्म। अब मोनोपोली फर्म के बारे में इन्होंने पूछ लिया, इज अबव इट्स एवरेज रेवेन्यू कर्व। एवरेज रेवेन्यू के बारे में भी आपको पता है, लेकिन ये मोनोपोली फर्म क्या होती है? मोनोपोली फर्म वो फर्म होती है जिसमें सिर्फ एक सेलर होता है और बायर्स बहुत सारे होते हैं। फॉर एग्जांपल इंडियन गवर्नमेंट, केवल इंडियन गवर्नमेंट का रेलवे पे आज के टाइम पे रेलवे पे एकाधिकार है। केवल इंडियन गवर्नमेंट को ही राइट है कि वो जो रेलवे है उसके फेयर तय करे और सभी प्राइस को। तो एक मोनोपोली फर्म में क्या होता है कि
जो एक सेलर होता है, फॉर एग्जांपल इंडियन गवर्नमेंट, तो वही चीज़ों का प्राइस तय करेगा, वो प्राइस मेकर है। परफेक्ट कंपटीशन में क्या था, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फिल्म में जो फिल्म्स होती थी वो प्राइस टेकर होती थी, मतलब कहाँ से टेक करती थी, मार्केट से। और मोनोपोली फिल्म में क्या है, मोनोपोली फिल्म में वो प्राइस मेकर होती हैं। क्यों? क्योंकि एक ही सेलर है तो अपने हिसाब से वो प्राइस को बना सकता है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि अगर उसे नंबर ऑफ बायर्स को बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेचना है, तो उसे प्राइस को कम करना पड़ेगा, अदरवाइज लोग खरीदेंगे नहीं, बेशक से मोनोपोली रहे। तो चलिए इसको भी डिटेल में देखते हैं। अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन, ऊपर परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा था, यहाँ पे इम्परफेक्ट कंपटीशन। और इम्परफेक्ट कंपटीशन में दो चीज़ें आती हैं, एक तो दो टाइप्स के मार्केट आते हैं, एक तो मोनोपोली और दूसरा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सो ये इस कैटेगरी में आते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन में। हाउएवर द फर्म कैन इंक्रीज इट्स सेल्स ओनली बाय डिक्रीजिंग द प्राइस। ये हमने पढ़ लिया कि एक फर्म केवल तभी सेल्स को बढ़ा सकती है जब वो अपने प्राइस को कम करे। ठीक है, तो यही रीज़न होता है कि इन दोनों में, मोनोपोली में भी और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी, जो AR और MR कर्व होते हैं वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड स्लोप इनका होता है। When firms can increase their sales only by decreasing the price of the product, the AR falls. With increase in sale, it means that revenue from each additional unit, therefore MR, marginal revenue, will be less than AR. As a result, both AR and MR curve slopes downwards. Okay. अब ऑप्शन सी को स्टडी करते हैं। अंडर परफेक्ट कंपटीशन नो फर्म कैन अर्न एबनॉर्मल प्रॉफिट, मतलब कोई भी फर्म एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमाएगी। रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पे दिस इज़ बिकॉज इफ़ एनी फर्म इन द लॉन्ग रन अर्न्स एबनॉर्मल प्रॉफिट, तो क्या होगा यहाँ पे, और ज़्यादा जो फिल्म्स हैं वो एंटर करना स्टार्ट कर देंगे, और उल्टा क्या होगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं होगा और उल्टा नॉर्मल प्रॉफिट कंपनीज को, फिल्म्स को स्टार्ट होना हो जाएगा। ठीक है, तो यही मेन रीज़न था कि लॉन्ग रन में जो परफेक्ट कंपटीशन है उसमें फिल्म्स एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमाती हैं, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट कमाती हैं। उसके बाद ऑप्शन डी, मोनोपोली फिल्म कैन रीच टू इक्विलिब्रियम विदर मार्जिनल कॉस्ट इज फॉलिंग, रिमेनिंग कॉन्स्टेंट और राइजिंग। तो ये ऑप्शन भी ठीक था कि कोई भी, चाहे जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कम हो रही हो, कांस्टेंट हो या बढ़ रही हो, तीनों इक्विलिब्रियम के टाइम पे तीनों ही स्थितियाँ हो सकती हैं। देखिए यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रही है, यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट कांस्टेंट है और मार्जिनल कॉस्ट कम हो रही है, फिर भी इक्विलिब्रियम की स्थितियाँ इन तीनों उसमें प्राप्त की गई है, फिर भी यहाँ पे तीनों केसेस में इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट कम कब होगी? मार्जिनल कॉस्ट जैसे जैसे हम प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे तो मार्जिनल कॉस्ट कम होगी। वो कब होगी? जब इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होगा। और रिमेनिंग कांस्टेंट कब होगा? जब कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होगा। और राइजिंग और मार्जिनल कॉस्ट राइज कब होगी? जब डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट था। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो था जीरो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। इसमें पूछा गया था कि जीरो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से आप क्या समझते हैं। तो नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका राइट ऑप्शन था ऑप्शन ए, वट एवर द चेंज इन प्राइस देयर इज एब्सोल्युटली नो चेंज इन डिमांड। मतलब अब ये जीरो प्राइस इलास्टिसिटी होती क्या है, इसको समझते हैं। जीरो मतलब जीरो प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे प्राइस में चेंज होगा उसका डिमांड पे क्या इफेक्ट होगा। अगर प्राइस में चाहे कितना भी चेंज हो, चाहे प्राइस कम हो अधिक हो, उसका अगर डिमांड पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है तो उसको हम जीरो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलेंगे। तो ये कहता है कि वट एवर द चेंज इन प्राइस, चाहे कितना भी प्राइस में चेंज हो, देयर इज एब्सोल्युटली नो चेंज इन डिमांड, डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इट इज़ एन इकोनॉमिक मेजर ऑफ द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड या परचेज्ड। वो इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी ऑफ अ प्रोडक्ट इन रिलेशन टू इट्स प्राइस चेंजेस। ठीक है, तो अब देखिए ये तीनों डिटेल में दिए गए हैं, इलास्टिक को, इन इलास्टिक को, जीरो प्राइस इलास्टिसिटी को। अब ये किस केसेस में होता है? इफ़ चेंज इन प्राइस, मतलब प्राइस कितना भी चेंज हो और डिमांड इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ द प्राइस, डिमांड टोटली इंडिपेंडेंट है, मतलब ग्राहक को वो चीज़ खरीदनी ही है चाहे उसका प्राइस कुछ भी हो।
फॉर एग्जाम्पल हैबिट ऑफ ईटिंग 1 चॉकलेट अ डे, मतलब आपकी हैबिट है कि आपको 1 चॉकलेट दिन में खानी ही है, या फिर किसी की हैबिट हो सकती है स्मोकिंग की, तो उनके लिए चाहे ड्रिंकिंग की, उनके लिए प्राइस चाहे कुछ भी हो, उनको वो चीज़ें कंज्यूम करनी ही है, ठीक है। तो इसीलिए वो जीरो प्राइस इलास्टिसिटी उनकी डिमांड होती है। इनइलास्टिक कब होती है, जब अगर प्राइस में चेंजेस होता है तो एक स्मॉल चेंज होता है क्वांटिटी डिमांडेड में, वो थोड़ी बहुत कम या अधिक हो सकती है प्राइस के अकॉर्डिंग, लेकिन ज़्यादा नहीं होती। और इलास्टिक में क्या होगा, एक बड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे इलास्टिक में जो लग्जरीज हैं, जैसे एसी है, एयर कंडीशनर है, कॉस्टली फर्नीचर एक्सेट्रा इसमें आएंगे। इन इलास्टिक मतलब अगर प्राइस में चेंज होता है तो एक थोड़ा सा चेंज होगा क्वांटिटी ऑफ, जो क्वांटिटी डिमांड की गई है उसमें। जैसे कि इसमें साल्ट है, नमक है, नेसेसरी की चीज़ है, टेक्स्ट बुक्स हैं, सीजनल वेजिटेबल्स हैं, पेन और पेंसिल फॉर स्टूडेंट्स हैं। अब अगर इनमें चेंज होता है, अगर प्राइस में चेंज होगा तो क्या होगा, इन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इनकी डिमांड की गई मात्रा पर, ठीक है, क्योंकि साल्ट है जैसे, तो वो उतना ही चाहिएगा जितना लोगों को ज़रूरत है, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस में नहीं होगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, ये एक न्यूमेरिकल था। सपोज दैट द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, एक कमोडिटी का मूल्य इंक्रीज हो गया फ्रॉम ₹90 टू ₹110, 90 से 110 इसका मूल्य हो गया, मतलब कितना बढ़ा, 20 रुपये, ठीक है। तो 20 रुपये इसका प्राइस बढ़ा। एंड द डिमांड कर्व shows that the corresponding reduction in the quantity demanded, मतलब क्या हुआ कि प्राइस बढ़ गया तो डिमांड में क्या हुआ, डिमांड कम होगी, रिडक्शन इन द क्वांटिटी डिमांडेड इज फ्रॉम 240 यूनिट्स टू 160, 240 इकाइयाँ जो कोई भी खरीदता था ग्राहक, उसने अब 160 खरीदना स्टार्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि प्राइस बढ़ गई। तो देन द कोफिशिएंट ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी हमने इसे पहले वाले क्वेश्चन में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पढ़ लिया, ठीक है। तो ये क्या होगी, इसको हम आर्क मेथड से पढ़ते हैं। इसके कई मेथड है, एक प्रोपोर्शनल मेथड भी होता है, एक टोटल प्रोडक्शन मेथड होता है, और ये आर्क मेथड। तो इसके लिए ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का फॉर्मूला है, जिसमें हम चेंज इन डिमांड अपॉन ओरिजिनल डिमांड प्लस न्यू डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस, और उसके अपॉन होता है ओरिजिनल प्राइस प्लस न्यू प्राइस। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो चेंज इन डिमांड में कितना चेंज हुआ, 240 से 160 हो गई, तो कितना हो गया, ये 80 का चेंज हो गया, अपॉन ओरिजिनल डिमांड प्लस न्यू डिमांड। ओरिजिनल डिमांड कितनी थी, 240, और अब नई क्या हो गई, 160, तो 240 प्लस 160 अपॉन चेंज इन प्राइस 20 रुपीज़ अपॉन ओरिजिनल प्राइस 90 और न्यू प्राइस हो गया 110। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो 2 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एक न्यूमेरिकल पूछा गया है। इसमें पूछा गया कि व्हाट इज द रियल इंटरेस्ट रेट, वास्तविक ब्याज दर ऑन अ क्रेडिट कार्ड लोन bearing 24% interest per year if the rate of inflation is 10%। तो हमें क्या निकालना है, रियल इंटरेस्ट रेट निकालनी है। अगर ये किसी क्रेडिट कार्ड ऋण जहाँ 24% ब्याज प्रति वर्ष हो, पर वास्तविक ब्याज दर क्या होगी यदि मुद्रास्फीति की दर 10% है। देखिए, अगर रियल इंटरेस्ट रेट हमें निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन को उसमें से घटा देते हैं, तो हमारे पास रियल इंटरेस्ट रेट आ जाती है। तो ये इसका फॉर्मूला है, रियल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स या फिर क्रेडिट कार्ड्स माइनस ट्रेंडिंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन। तो ये इंटरेस्ट रेट कितनी दी गई है, 24%, माइनस ट्रेंडिंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन कितनी है, 10%। तो अगर हम इसमें से घटाते हैं तो 14% आ गया। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन में भी यूपीएससी ने एक न्यूमेरिकल पूछा है मल्टीप्लायर के बारे में।
इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी क्या है? क्लोज्ड इकोनॉमी वो है जिसमें ना तो एक्सपोर्ट होते हैं ना इंपोर्ट होते हैं, एक देश की सीमाओं के अंदर ही व्यापार होता है, बाहर कोई एक्सपोर्ट नहीं, कोई इंपोर्ट नहीं, ठीक है। सो इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी विद नो टैक्सेस, if the marginal propensity to consume is always 0.90, then the value of the multiplier will be। तो अगर किसी इकोनॉमी में, बंद अर्थव्यवस्था में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है? इसमें ये, इसका मतलब ये है कि अगर इनकम में चेंज होता है, अगर इनकम में चेंज होता है, चाहे वो लोगों की इनकम मान लीजिए पहले 100 रुपये है और फिर बढ़कर 200 रुपये हो गई, तो इनकम में जो चेंज हुआ है उसका कंजप्शन में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा और कितना कितना इफ़ेक्ट पड़ेगा, उसी वही मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, ठीक है। कि अगर इनकम में चेंज होता है तो कंजप्शन में उसके रिलेशन में कितना चेंज होगा, तो चेंज को हम डेल्टा से भी शो करते हैं इकोनॉमिक्स में, तो वही मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। तो इसने कहा है कि अगर एक बंद अर्थव्यवस्था में जहाँ पे कोई टैक्स नहीं है और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमेशा 0.90 रहती है, तो द वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर क्या होगा? तो मल्टीप्लायर को निकालने का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस MPC, मतलब एक, और एक में से अगर हम MPC घटा दें, अब ये एक क्या है? एक में टोटल इनकम ली गई है, एक का मतलब है टोटल इनकम। अब ऐसा तो नहीं है कि पूरी की पूरी इनकम को वो कंजप्ट करेगा, कोई भी व्यक्ति वो कंजप्शन के साथ साथ क्या करेगा? सेविंग भी करेगा, ठीक है। तो उसने जितना सेव किया उसको मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग बोलते हैं, टू सेव बोलते हैं, और अगर जितना उसने कंज्यूम किया इस इनकम के बढ़ने के रिलेशन में उसको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये इसको यहाँ पे एक लिया गया। तो एक में से 1/1 माइनस MPC, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मल्टीप्लायर की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको निकालेंगे 1/1 माइनस 0.90, तो ये आ जाएगा 10। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सिंपल केंजियन थ्योरी, सिंपल केंजियन थ्योरी के अकॉर्डिंग द स्लोप ऑफ द एग्रीगेट कंजप्शन कर्व अगेंस्ट इनकम इज, मतलब केंजियन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एग्रीगेट कंजप्शन है, मतलब कुल उपभोग, अगेंस्ट इनकम, आय के, जो ऊपर हमने देखा उसी तरीके का ये क्वेश्चन है कि अगर इनकम बढ़ती है या कम होती है तो उसका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पे और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो देखिए, केंज कहते हैं कि ये रिलेशन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, मतलब कि अगर किसी व्यक्ति की इनकम अगर बढ़ती है तो उसके साथ क्या होगा? वो कंजप्शन को भी बढ़ा देगा। ये एक नॉर्मल प्रवृत्ति की वो बात कर रहे हैं। इन इकोनॉमिक्स द कंजप्शन फंक्शन डिस्क्राइब्स अ रिलेशनशिप between consumption and disposable income. The concept is believed to have been introduced into macroeconomics by John Maynard Keynes. ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिए। इन 1936 1936 में उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। केन्स कहते हैं कि यहाँ पे हमेशा एक पॉजिटिव रिलेशन मिलेगा इनकम में और कंजप्शन में। अगर इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन भी बढ़ेगा, ठीक है, और अगर इनकम कम होगी तो कंजप्शन भी कम होगा। तो ये एक पॉजिटिव रिलेशन को दिखाता है। केंज का जो कंजम्पशन थ्योरी है उसके थ्रू हम इसको प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे नेशनल डिस्पोजेबल इनकम दी गई है और यहाँ पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिए गए हैं। अब देखिए, ये 0 से यहाँ से स्टार्ट है और ये इनकम को दिखा रहा है, इनकम बढ़ रही है, और ये कंजम्पशन को दिखा रहा है। जो बीच का एरिया है ये है सेविंग, ठीक है, क्योंकि 0 से स्टार्ट नहीं है और ये कंजम्पशन। क्यों? क्योंकि इतना पार्ट जो है उस व्यक्ति ने सेव कर लिया, इसलिए ये कर्व यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और ये आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्राइस सीलिंग के बारे में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइस सीलिंग? प्राइस सीलिंग से आप क्या समझते हैं? उच्चतम कीमत से आप क्या समझते हैं? तो उच्चतम कीमत क्या होती है? उच्चतम कीमत एक वो कीमत होती है जो सरकार भारत में, हमारे भारत में भारत सरकार तय कर देती है किसी वस्तु के प्राइस पे कि इससे ज़्यादा प्राइस सेलर्स बायर्स से नहीं ले सकते। और ये नीचे इसके एग्जांपल्स दिए गए हैं कि कौन सा उत्तर सही है। ऑप्शन ए है फेयर्स चार्ज्ड बाय एयरलाइंस इन इंडिया,
प्राइस प्रिंटेड ऑन बिस्किट पैकेट्स और मिनिमम स्पॉट प्राइस फॉर केन ग्रोवर्स। देखिए मिनिमम स्पॉट प्राइस एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ये कोई प्राइस सीलिंग का यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे तो मिनिमम वर्ड से ही इससे दिया गया है कि मिनिमम स्पॉट प्राइस न्यूनतम मूल्य क्या होगा, तो ये उच्चतम से इसका कोई रिलेशन नहीं है। देन है मिनिमम वेजेस फिक्स्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ये वेजेस हैं, ये कोई प्राइस नहीं है। तो ये दो ऑप्शन तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे फेयर्स चार्ज बाय एयरलाइंस इन इंडिया, तो एयरलाइंस इन इंडिया अपने हिसाब से प्राइसेस को तय करेगी, तो ये भी इसका उत्तर नहीं होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जैसे कि प्राइस प्रिंटेड ऑन बिस्किट पैकेट्स पे उसके बैक में प्राइस प्रिंटेड होता है, तो वो प्राइस सीलिंग के तहत ही एक उच्चतम मूल्य भारत सरकार द्वारा जैसे भारत में निर्धारित कर दिया जाएगा कि इससे ज़्यादा प्राइस जो सेलर्स हैं वो बायर्स से नहीं ले सकते। इसको बोलते हैं प्राइस सीलिंग। डेफिनेशन, अ प्राइस सीलिंग इज अ लिमिट ऑन द प्राइस पे एक ऐसी लिमिट है ऑफ अ गुड्स और सर्विस इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट इसको लगाती है टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स को, भोक्ताओं को प्रोटेक्ट करने के लिए, बाय इंश्योरिंग दैट प्राइसेस डू नॉट बिकम प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा हद तक वो महंगे उत्पाद ना बने। ठीक है, इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन द प्राइस चार्ज इज मोर देन और लेस देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। ये इंपॉर्टेंट है कि वो जो प्राइस सीलिंग है वो जो मार्केट प्राइस होता है उससे कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन अगर सरकार जो मार्केट प्राइस होता है MRP जिसको बोलते हैं, अगर मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर प्राइस सीलिंग करेगी तो वो ठीक है, लेकिन तो वो इफ़ेक्टिव होगा। तो अगर सरकार मार्केट प्राइस से ज़्यादा प्राइस सीलिंग करेगी, मान लीजिए बिस्किट के पैकेट पे मार्केट MRP 5 दिया गया है, मान के चलते हैं, और सरकार कहते हैं नहीं 6 रुपये में ख़रीदना है, तो नहीं इसका ये इफेक्टिव होगा ही नहीं। लेकिन अगर सरकार कहती है कि 3 रुपये में ही आप बेच सकते हैं, किसी सेलर को बोले ये 3 रुपये में ही ग्राहकों को बेच सकते हैं, तो ये क्या है कि इफेक्टिव हो जाएगा तब मेज़र, ये एक इफेक्टिव मेज़र होगा। तो ये इनफेक्टिव होगा अगर हाइयर प्राइस होंगे मार्केट प्राइस से, और इफेक्टिव होगा अगर बिलो द नेचुरल इक्विलिब्रियम प्राइस जो मार्केट प्राइस है उससे नीचे होंगे। ठीक है, सो वाई प्राइस सीलिंग ये हमने पढ़ लिया कि मार्केट प्राइस मैक्सिमम प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए जो कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनके राइट्स को। तो ये इसका एग्जांपल हमने बिस्किट का एग्जांपल देख लिया। और अगला क्वेश्चन था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के बारे में। Which one of the following statements is true with regard to an economy which is on its production possibility frontier? अब ये production possibility frontier क्या होता है? The PPP production possibility frontier, और इसको transformation curve भी बोलते हैं। It is a curve which shows the various combinations of the amounts of two goods which can be produced within the given resources and technology। देखिए किसी भी इकोनॉमी के पास resources limited होते हैं और उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करके कोई फिल्म मान लीजिए 2 चीज़ों का उत्पादन करती है। हम ये मान के चलते हैं कि किसी इकोनॉमी में सिर्फ 2 ही चीज़ों का उत्पादन होता है और हमारे रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। ठीक है, तो एक फिल्म कैसे चूज़ करे कि 2 गुड्स में से किसका ज़्यादा उत्पादन करना है और किसका कम, उसको एक एफिशिएंट वे में चूज़ करना, वो तय होता है PPF, उसी के बारे में बताता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। देखिए इसमें एक मान्यता ली जाती है इन बिजनेस एनालिसिस द PPF ऑपरेट्स अंडर द एजम्पशन दैट द प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी कैन ओनली इंक्रीज इफ द प्रोडक्शन ऑफ द अनदर कमोडिटी डिक्रीजेज ड्यू टू लिमिटेड अवेलेबल रिसोर्सेज। देखिए रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, रिसोर्सेज जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, और अगर कोई फर्म एक चीज़ का ज़्यादा उत्पादन करना चाहती है तो उसे दूसरी चीज़ का उत्पादन कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही एजम्पशन ली गई है, मान्यता ली गई है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कर्व में। तो इसको एक एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। इफ़ ए नॉन प्रॉफिट एजेंसी प्रोवाइड्स अ मिक्स ऑफ टेक्स्ट बुक्स एंड कंप्यूटर्स, कि एक फिल्म सिर्फ टेक्स्ट बुक्स का और कंप्यूटर्स का ही प्रोडक्शन करती है और उसके रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। द PPF में शो दैट, PPF क्या शो करेगा, इट कैन प्रोड्यूस ईदर 40 टेक्स्ट बुक्स एंड 7 कंप्यूटर्स। वो उस लिमिटेड रिसोर्सेज की सहायता से वो फिल्म या तो 40 टेक्स्ट बुक और 7 कंप्यूटर का उत्पादन कर सकती है, या फिर 40 टेक्स्ट बुक्स और 3 कंप्यूटर का। अब ये 2 अलग अलग कॉम्बिनेशन हो गए, इनमें से एक मैनेजर को चूज़ करना होगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन बेटर है, कौन सा एक नेसेसिटी है किसी देश के लिए
किसी देश के लिए कौन सा अर्जेंटली नीडेड है। द एजेंसीज लीडरशिप मस्ट डिटरमाइन which item is more urgently needed. In this example, the opportunity cost of producing an additional 30 textbooks equals 4 computers. देखिए, हम मान के चलेंगे कि यहाँ पे 40 टेक्स्ट बुक हैं, ये टेक्स्ट बुक्स दी गई हैं इस एक्सिस पे, और यहाँ पे दिए गए हैं कंप्यूटर। यहाँ पे 40 टेक्स्ट बुक्स हैं, यहाँ पे 70 टेक्स्ट बुक्स हैं, और यहाँ पे 3 कंप्यूटर्स हैं, और ये 7 कंप्यूटर्स। देखिए, अगर कोई फिल्म चाहती है 40, अगर एक फिल्म के पास इतने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं कि अगर वो चाहती है कि 7 कंप्यूटर का उत्पादन करे, तो वो 40 टेक्स्ट बुक का ही कर पाएगी, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। और अगर वो 70 टेक्स्ट बुक का उत्पादन करना चाहती है, तो उसके पास सिर्फ 3 ही कंप्यूटर्स को का प्रोडक्शन करने के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल रह जाएंगे। ठीक है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, ये अलग अलग हमें जो जितने भी इसके एक इकोनॉमी के पास जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, जितने भी कॉम्बिनेशन अवेलेबल होंगे, उनको दिखाता है। ठीक है, अब एक कंपनी डिसाइड करेगी कि वो कौन सा ऑप्शन है इसमें से चूज़ करना चाहती है, वो भी नीड आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर वो फिल्म 70 टेक्स्ट बुक का उत्पादन करना चाहती है, तो उसे कंप्यूटर के उत्पादन को 7 से कम करके क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। मतलब अगर वो ज़्यादा टेक्स्ट बुक का उत्पादन करना चाहती है, तो उसे कंप्यूटर का उत्पादन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो यही पीपीएफ शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट के बारे में। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, इसको पैराडॉक्स ऑफ सेविंग भी बोलते हैं, मतलब सेविंग का विरोधाभास। सेविंग का विरोधाभास किसने दिया था, ये कॉन्सेप्ट जो है वो, ये अवधारणा किसकी थी? तो इसका राइट आंसर है जॉन मेर्नार्ड किन्स। अकॉर्डिंग टू पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, अब ये पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट क्या होता है? पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट बताता है कि अगर देश के लोग ज़्यादा सेविंग करेंगे, तो देश की नेशनल इनकम पे नेगेटिव इम्पैक्ट होगा और नेशनल इनकम कम होगी। ठीक है, तो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट में कहा गया है कि इंक्रीज इन सेविंग, मतलब अगर देश के लोग सेविंग को बढ़ाएंगे, ज़्यादा कंजप्शन नहीं करेंगे, अपनी इनकम का ज़्यादा पार्ट वो उपभोग में नहीं लाएंगे और वो ज़्यादा से ज़्यादा बचत करेंगे, तो उससे क्या होगा, एक्सपेंडिचर कम होंगे, और एक्सपेंडिचर कम होंगे तो क्या होगा, उत्पादन कम होगा। अगर वो खर्चा ही नहीं करेंगे, प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे ही नहीं, तो ऑब्वियसली आउटपुट कम ही होगा। कम ही कंपनीज फिल्म जो है अपना उत्पादन कम करना स्टार्ट कर देंगी अगर माल बिकेगा ही नहीं, तो उससे क्या होगा, कोजिंग रिसेशन, तो मंदी आ जाएगी, उससे क्या होगा, ग्रोथ पे क्या होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो यही बताता है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, इसीलिए जो सेविंग है उसका विरोध किया जाता है। तो ये जॉन मेर्नार्ड किन्स ने कॉन्सेप्ट दिया था। So John Maynard Keynes popularized it and stated that individuals try to save more during an economic recession. वो कहते हैं कि जब भी मंदी आती है तो लोग रुपयों की बचत करना स्टार्ट कर देते हैं अपने फ्यूचर के लिए, कि क्या पता मंदी इतनी आ जाए, बहुत ज़्यादा मंदी आ जाए और उन्हें गरीबी के दोष चक्कर में वो ना फंस जाएं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करने लग जाते हैं। तो लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि वो खर्चा कम करेंगे, तो फॉल्स इन डिमांड में कमी आएगी, तो उल्टा क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो द पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट और पैराडॉक्स ऑफ सेविंग इज एन इकोनॉमिक थ्योरी दैट पोस्ट दैट पर्सनल सेविंग्स आर अ नेट ड्रैग ऑन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ रिसेशन। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। देखिए, ये 2020 में भी क्वेश्चन आया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से, तो इसीलिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको इस SDI को फुल डिटेल में पढ़ना है तो आप पार्ट 1 देख सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द कंट्रीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन निकालता है? ये निकालता है UNDP, और हर साल इसे UNDP निकालता है। ठीक है, जिसमें कि 2019 में भारत की रैंकिंग 131 थी। ठीक है, तो इसमें ये ऑप्शंस दिए गए थे। देखो, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, तो इसका राइट आंसर उस टाइम पे बी था, लेकिन हम अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में इसको देखें तो ये चेंज हो गया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फ्रॉम द 2020 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो 2020 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में क्या है, सबसे पहला स्थान है नॉर्वे का, देन है आयरलैंड, देन स्विट्जरलैंड, हांगकांग, चाइना या फिर आइसलैंड। ये इनका क्रम इसमें दिया गया है। तो ये लेटेस्ट जो भी 2020 में जो रिपोर्ट जारी हुई थी उसके अकॉर्डिंग था।
तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो जिसमें हमने जो CAPF असिस्टेंट कमांडेंट के एग्ज़ाम में 2019 में इकोनॉमिक्स के सभी के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको किया। तो नेक्स्ट पार्ट में हम 2018 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप इसी तरीके की और वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग।